सोनम अपने कमरे में तैयार हो रही थी। आज उसकी बेटी का नामकरण संस्कार था। सोनम की शादी 2 साल पहले एक सभ्य परिवार में हुई थी। सोनम एक स्कूल में टीचर थी और पति राकेश एक कंपनी में अफसर। शादी के बाद बच्ची का जन्म सोनम राकेश के जीवन में अनमोल प्यार लेकर आया था। सोनम और राकेश अपनी बेटी के जन्म से बहुत ही खुश थे। सोनम की ननद सीमा उसके कमरे में जाती है और कहती है, भाभी आपकी माताजी आई हैं। सीमा, तुम उन्हें यहाँ मेरे कमरे में ही ले आओ। माँ आप आ गई, बहुत देर लगा दी आपने। वो कुछ नए पौधे मंगवाए थे किसी ने अपने बगीचे के लिए, तो वही भिजवाने में समय लग गया। माँ क्यों इतनी मेहनत करती हो, कभी तो आराम कर लिया करो। और अब ये देखो, माया दीदी और प्रिया दीदी भी अभी तक नहीं आई हैं। लो, नाम लिया और आ गई तुम्हारी माया दीदी और प्रिया दीदी भी। बंटी और दीपू, आओ बेटा, नानी के पास आओ। आओ मेरे बच्चों। पूरा माहौल बच्ची के जन्म की खुशियों में खुशी के रंग में डूबा था। सुजाता बच्ची को प्यार करते करते अचानक फूट फूट कर रोने लगती है। माँ क्या हुआ, आप रोने क्यों लगी, बोलो ना माँ। अरे बच्चों, ऐसी कोई बात नहीं है, बस ऐसे ही रोना आ गया। नहीं माँ, आपको पहले भी ऐसे ही कई बार हमने पूछा है, आपको ऐसे रोना नहीं आ सकता माँ, आप जरूर कुछ छिपा रही हो, बात कुछ और है माँ। माँ आज आप इन दोनों को वो बीते कल की कहानी बता ही दो जिसका दर्द आज भी आपके दिल में सुई की तरह चुभता है। शायद इससे आपके मन का बोझ हल्का हो जाए। पता नहीं माया, मैंने गुड़िया को गोद में लिया तो मुझे लगा मेरी सोनम मेरी गोद में आ गई है। ये तब की बात है जब मैं तुम्हारे पिताजी और दादी के साथ गांव में रहती थी। तुम्हारे पिताजी का काम गांव में बिल्कुल भी नहीं चल रहा था। हम बहुत ही गरीबी में गुजारा कर रहे थे। माया तब 4 साल की थी। सारा दिन तुम्हारे पिताजी काम की तलाश में जाते पर उन्हें कोई भी काम नहीं मिलता था। भूख और गरीबी से हम परेशान रहने लगे थे। तभी प्रिया का जन्म हुआ। प्रिया के जन्म के बाद मैं बहुत खुश थी, पर तुम्हारी दादी खुश नहीं थी। वो मुझे हर वक्त यही ताने देती थी कि 2 लड़कियां पैदा कर दी हैं और खाने के लाले पड़े हुए हैं। वो मुझे बहुत तंग करती थी, मेरे ऊपर बहुत जुल्म करती थी। एक दिन जब तुम्हारे पिताजी काम की तलाश में गए थे, अरे करम जली, आज कुछ खाने को भी देगी या ऐसे ही मुझे भूखा मरेगी? सुबह से तूने सिर्फ आधा कप चाय का ही दिया है, सूरज सिर पर चढ़ाया और तेरे से रोटी नहीं बनी 2 चूल्हे पर अभी तक। माँ जी, वो आटा नहीं था, बड़ी मुश्किल से बराबर वाले लाला की दुकान से 1 पाव आटा लेकर आई हूँ, इसीलिए देर हो गई। तुझे तो बस बहाना चाहिए इधर उधर घूमने का। मुझे सब पता है, तू तो मुझे भूखा ही मारना चाहती है कि मैं जल्दी से स्वर्ग सिधार जाऊं, पर याद रख, मैं भी इतनी जल्दी ऊपर जाने वाली नहीं हूँ। माँ भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। हाँ, मैं अभी तुम्हें और प्रिया को दूध देती हूँ। क्या बात है, दूध के पैसे कहाँ से आए तेरे पास, बता मुझे। और इन्हें दूध पिला पिला कर मोटी ताजी बना रही है, जैसे बड़ा इन लड़कियों ने बड़े होकर कलेक्टर बनना है। सुजाता की सास सुधा सुजाता और उसकी बेटियों को एक आंख भी पसंद नहीं करती थी। एक दिन सुजाता का पति गोविंद सुजाता से कहता है, सुजाता, वो जगन जीजा से बात हुई थी शहर में। वो बोल रहे हैं कि हम सब शहर चले जाएं उनके पास। वहां शहर में बहुत काम मिल जाएगा। तुम एक काम करो, तुम सामान बांध लो, हम शहर चले जाएंगे। गोविंद परिवार को लेकर शहर आ जाता है। शहर में सुजाता की ननद और उसका पति जगन रहते थे। जगन ने ही गोविंद को शहर आने की बात कही थी। जगन ने गोविंद को किराए का एक कमरा दिलवा दिया। जगन एक बिगड़ा हुआ आदमी था। जगन को रोजाना शराब पीने की लत थी। शहर आकर गोविंद भी जगन की संगति में रहकर शराब पीने का आदी हो गया। सुजाता की सास अब हर समय अपनी बेटी मधु के साथ सुजाता की बुराई करने लगी। एक दिन जब मधु सुजाता के घर बैठी हुई थी, सुजाता की सास बोली, मेरा सोनू रबड़ी खाएगा? ये ले बेटा सोनू, नानी के हाथ से रबड़ी खा ले। माँ, ये रबड़ी बहुत ही शौक से खाता है, अच्छा हुआ तुम ले आई। अरे सोनू, ऐसे गिराओ मत, ध्यान से खाओ। दादी, मुझे भी रबड़ी खानी है। रबड़ी खानी है? जा, वो जमीन पर जो गिरी है वो वाली खा ले। माँ जी, आप बच्चों को जमीन पर गिरी रबड़ी खाने को दे रही हो। माया, वो जमीन पर गिरी रबड़ी मत खाओ, मैं तुम्हारे लिए दूसरी ला दूंगी। तभी गोविंद आ जाता है। उसे शहर में भी कोई काम नहीं मिलता। वो इस बात का गुस्सा सुजाता पर निकालता है। ये माँ से कैसे बात कर रही है, हैं? एक तो तूने 2 लड़कियां पैदा कर दी, मनहूस कहीं की, हैं?
गोविंद सुजाता को पीटने लगता है। माया रोने लगती है। पास में बैठी सास और मधु एक दूसरे को देखकर हंसने लगती है। धीरे धीरे पैसों की तंगी बढ़ जाती है। गोविंद को एक फैक्ट्री में नौकरी मिल जाती है। सुजाता को लगता है कि चलो अब थोड़ा पैसों की तंगी दूर हो जाएगी, पर रोजाना पूरा दिन खाली शराब पीने के कारण गोविंद का लीवर खराब हो जाता है। उसके बचने की कोई आशा नहीं रहती। पैसा तो था नहीं सुजाता के पास कि वो बड़े अस्पताल में ले जाए। मजबूर सुजाता कुछ नहीं कर पाती। फैक्ट्री का मालिक भी कोई मदद करने से मना कर देता है, क्योंकि गोविंद को काम करते सिर्फ एक ही हफ्ता बीता था। जगन भी पैसे न होने का बहाना कर देता है। गोविंद बीमारी के चलते दुनिया से चला जाता है और सुजाता की जिंदगी पर गहरा घाव छोड़ जाता है। सास तो पहले ही तंग करने से बाज नहीं आती थी, अब वो और भी ज्यादा तंग करने लगी थी। सुजाता को पता चलता है कि वो फिर से एक बार गर्भवती है, पर गोविंद के जाने के बाद वो अकेली कैसे बच्चों को पालेगी, इसी सोच में डूबी होती है। तभी वहाँ जगन आ जाता है और सुजाता से बदतमीजी करने लगता है। अरे सुजाता भाभी, आप अपने आप को अकेला मत समझो। क्या हुआ अगर गोविंद चला गया? आप मुझे ही अपना सब कुछ समझ सकती हो। ये आप क्या कर रहे हो? यहाँ से चले जाओ वरना मैं शोर मचा दूंगी। क्या हुआ दामाद जी, ये शोर कैसा? माँ जी, मैं तो बस इनसे ये कह रहा था कि किसी चीज की जरूरत हो तो मेरे से बोल दें, पर ये तो उल्टा मुझे ही गलत समझने लगी। एक तो अपने पति को खा गई, अब तू फिर से पेट से है। अगर दामाद जी ने पूछ भी लिया तो तू उनसे ऐसा व्यवहार करेगी? तभी माया और प्रिया भी डर कर उठ जाती हैं। सुजाता उनसे लिपट कर रोने लगती है। सास और जगन बाहर चले जाते हैं। एक दिन मधु माँ से कहती है, माँ ये फिर से लड़की पैदा करेगी, देख लेना, और तीनों लड़कियों को लेकर सारी जिंदगी हमारी छाती पर बैठकर मूंग दलेगी। अरे मैं ऐसा होने दूंगी तब ना, तू देखती जा, मैं इन तीनों माँ बेटियों का ही काम तमाम कर दूंगी और इसके पेट में पल रहे बच्चे को भी साथ में ही दफन कर दूंगी। अरे माँ जी, ऐसा करने से हमारा क्या फायदा? फायदा तो अभी इसके जिंदा रहने से है। मेरी एक डॉक्टर से बात हुई है, जैसे ही इसका बच्चा पैदा होगा ना, हम उसे लाखों में बेच देंगे और उसके बाद इन तीनों का काम खत्म। धीरे धीरे सुजाता के बच्चे का जन्म का दिन नजदीक आ जाता है। वो अस्पताल में भर्ती होती है। सुजाता समझ नहीं पाती कि सास उस पर इतना प्यार क्यों लुटा रही है। सुजाता एक बेटी को जन्म देती है। नर्स को बहाने से कमरे से बाहर भेजकर सास जगन को चुपचाप वो बच्ची हाथ में दे देती है। कुछ देर बाद सुजाता को होश आता है। माया और प्रिया उसके पास ही बैठी होती हैं। सुजाता की आंखें उस बच्ची को ढूंढ रही होती हैं। वो सास से पूछती है, माँ मेरा बच्चा कहाँ है? लड़की पैदा हुई थी, वो भी मरी हुई। चल अच्छा ही है जो मरी हुई पैदा हुई, तू 3 लड़कियों को कैसे अकेले पालती? सुजाता फूट फूट कर रोने लगती है। सास जगन से बात करने बाहर जाती है। तभी माया सुजाता को बताती है, माँ जब आप सो रहे थे फूफा जी ने गुड़िया को उठाया और बाहर ले गए। क्या? मेरी बच्ची जगन के हाथों में थी? इसका मतलब मेरी बच्ची जिंदा है। नर्स आप तो यही थी, आपको तो पता होगा मेरी बच्ची के बारे में। मुझे बता दो मेरी बच्ची के साथ इन लोगों ने क्या किया है। आप एक औरत हो, एक औरत ही माँ का दर्द समझ सकती है। नर्स मुझे बता दो, आपको भगवान का वास्ता। आपकी बच्ची कहाँ है ये सिर्फ आपकी सास को पता है, मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं बता सकती। सुजाता दौड़ती हुई कमरे से बाहर जाती है। वो देखती है कि जगन उसकी सास के हाथों में नोटों की गड्डियां पकड़ा रहा है। वो चिल्लाकर बोलती है, मेरी बच्ची कहाँ है? बता दो उसे किसे बेचा है, वरना मैं पुलिस को बुला लूंगी। हिम्मत है तो बुला ले पुलिस को, अब तेरी बच्ची तुझे कभी नहीं मिलेगी। सुजाता जैसे तैसे माया और प्रिया को लेकर पुलिस स्टेशन पहुंचती है और रोते हुए सारी बात पुलिस को बताती है। पुलिस सुजाता के साथ घर पहुंचती है। सारे पैसे पुलिस को बरामद हो जाते हैं। पुलिस सुजाता की सास और जगन से पूछताछ करती है। वो एक अमीर परिवार को सुजाता की बेटी बेच चुके होते हैं। सुजाता पुलिस के साथ वहां पहुंचती है। सुजाता अपनी बच्ची को देखकर रोने लगती है। मेरी बच्ची मुझे वापस दे दो, ये रहे आप लोगों के पैसे, मुझे बस मेरी बच्ची लौटा दो। पुलिस सुजाता को उसकी बच्ची लौटा देती है। पुलिस जगन, मधु और सुजाता की सास सुधा को गिरफ्तार कर लेती है। डॉक्टर को भी बच्ची को बेचने में साथ देने पर पुलिस कड़ी कार्रवाई करती है। सुजाता को अपनी बच्ची वापस मिल जाती है। पुलिस सुधा, मधु और जगन को सुजाता को प्रताड़ित करने के लिए जेल ले जाने लगती है। सुजाता पुलिस को कहती है, इंस्पेक्टर साहब इन तीनों को छोड़ दीजिए। माँ जी, मेरा आज के बाद आप लोगों से कोई रिश्ता नहीं रहेगा। मैं अपनी बेटियों को लेकर जा रही हूँ। मैं अपनी बेटियों की परवरिश खुद करूंगी। सुजाता उन लोगों को माफ कर अपनी बेटियों को लेकर दूसरे शहर आ जाती है।
सुजाता मजदूरी करके अपनी बेटियों की देखभाल करती है। आज सुजाता खुद की एक पौधशाला चलाती है। आज उसकी मेहनत से तीनों बेटियों का भविष्य सफल बना है। सुजाता कहानी सुनाकर एक ठंडी सांस लेती है। तीनों बेटियां उसके गले लग जाती हैं। आज सुजाता को सुकून था कि उसकी तीनों बेटियां उसके पास हैं।